टुडे वी टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस जो होता है वो बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, और अगर आप बात करो मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट की तो वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जो a होता है इट इज रिप्रेजेंट द मास नंबर, और ये जो z होता है इट इज रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। ठीक है, टर्म एसोसिएटेड विथ एलिमेंट। ठीक है, जैसे अगर कभी आइसोटोप्स लिखा हुआ आ गया, इसका क्या मतलब होता है कि एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे पर इलेक्ट्रॉन्स मत बोलो, क्योंकि अगर प्लस चार्ज आ जाता है तो हमको पता होता है कि ये जो हमारा एलिमेंट था इट विल बी द लूज द इलेक्ट्रॉन, और अगर ए माइनस चार्ज आता है किसी एलिमेंट के ऊपर तो हम बोलते हैं कि इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आइसोटोप्स का मतलब एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और अगर आइसोबार्स की बात करें तो एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। ठीक है, और जो आइसोटोन्स होते हैं एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आइसोटोन्स का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं ए माइनस जेड के। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है, इस चीज या फिर एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर एलिमेंट के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमको हम क्या बोलते हैं कि वो एलिमेंट क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, इसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ये देखो क्या बोल रहा है कि इन 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड and his co-worker carried a series of experiment using a alpha particle. It is not a, it is the alpha particle. A beam of alpha particle was discovered against a thin foil of about 0.004 centimeter thickness of gold, platinum, silver and copper respectively. ठीक है, एक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर या फिर कॉपर का 0.004 सेंटीमीटर क्या लिया गया, एक थिन फाइल लिया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। द फाइल वाज सराउंडेड बाय ए सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन वेरीवर एन अल्फा पार्टिकल, इट इज द अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, इट प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ लाइट। देखो कुछ ऐसा सेटअप था। ये क्या, इट इज अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, जिसके अंदर इट इज अ ग्लास ट्यूब, ठीक है, या फिर ग्लास बार कुछ भी बोलो, ये जो रखा गया है इट इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा। फिर यहाँ पर लगा दिया गया था लेड प्लेट। ये क्यों लगाया गया था कि जो इससे अल्फा पार्टिकल की रेज निकले वो नैरो और स्ट्रेट होकर के जाए। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा फाइल रखा गया था गोल्ड फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब अल्फा पार्टिकल यहां से टकराए तो कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नियरली 99% वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब 99% अल्फा पार्टिकल सीधे यहां से निकल गए। ठीक है, उनके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, जो कि ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल, और कुछ अल्फा पार्टिकल देखो तो स्मॉल एंगल से यहाँ पर डिफ्लेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, कुछ स्मॉल एंगल पे क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि अ वेरी फ्यू अबाउट 1 in 20,000 did not pass through the file, it all but suffered a large deflection more than 90%, or even come back in more or less direction from which they have come, that is a direction of 180 degree। ठीक है, और लगभग 20,000 ऑफ अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा ऑब्जर्व किया गया जो कि बिल्कुल 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकाला गया इस एक्सपेरिमेंट से कि सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द मेटल फाइल, क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल आपका होता है हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, He2+। ठीक है, इसके ऊपर +2 क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल है ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इसको डिफ्लेक्ट होना है तो यहां पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर रिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा और वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब कि यही बोल रहा है कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू अ मेटल फाइल अनडिफ्लेक्टेड, इट मींस दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम्स। ठीक है, और द एटम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉलो। देखो यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये देखो, अगर आप इसको एक एटम कंसीडर करो तो इसका देखो ज्यादातर पार्ट क्या है, हॉलो है।
ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, ठीक है, जैसे ये अल्फा पार्टिकल आपका हो गया, ये अल्फा पार्टिकल हो गए, ठीक है, जो कि डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, वो मेटल के हॉलो पार्ट से पास कर गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अ फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दियर ओरिजिनल पाथ थ्रू मॉडरेट एंगल्स, ठीक है। इट वाज कंक्लूड दैट whole of the positive charge is concentrated and the space occupied by this positive charge is very small, ठीक है, क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे इन द एटम। when alpha particle come closer to this point they suffer a force of repulsion, ठीक है, and deviate from the path, ठीक है। यहां पर देखो, तो ये देखो ये अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ, ठीक है, देखो ये अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, लार्जली डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये क्या है, और ये जो आए सीधे सीधे चले आए, इट इज अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और भी बोल रहा है कि द पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी मास विच ऑक्युपाइड ओनली अ स्मॉल वॉल्यूम इन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। A very few alpha particles suffered strong deflection or return on their path, indicated that the nucleus is a rigid and alpha particle recoil due to the direct collision with the heavy positively charged mass, ठीक है। तो देखो बिल्कुल 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुआ है ये वाला पार्टिकल, ठीक है, ये वाला अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल बिल्कुल जाकर के यहाँ पर कोलाइड किया होगा, बिल्कुल इसके सेंटर पर न्यूक्लियस के, ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो गया होगा, डिफ्लेक्ट हो गया हो, ठीक है। तो इससे रिजल्ट निकाला गया कि किसी भी एटम में क्या होता है कि उसके ज्यादातर जो एटम होता है उसके अंदर वो हॉलो होता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ड्रॉबैक्स क्या है रदरफोर्ड मॉडल्स के, देखो अगर अब मुझे पता है कि सेंटर पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, तब ये सोचो मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस और सारे क्या है, खाली पार्ट है। मान लो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा एट एनी पॉइंट, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन इट इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं कि ये कुछ इसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहीं पर दिखा देते हैं, मान लो कभी अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ये होगी, मान लेते हैं v, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, ठीक है, इट इज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। और हमको ये पता है कि जब भी सर्कुलर पाथ में कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ समय बाद मान लो जब इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी की देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। और क्योंकि ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इट विल बी द इमिटेड एनर्जी, ठीक है, ये क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है, इमिटेड एनर्जी या फिर आप बोल दो इमिटेड रेडिएशन, ठीक है, इमिटेड रेडिएशन। अगर ये रेडिएशन को इमिट करेगा इसका मतलब इट विल बी द लूज द एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। इसका मतलब अभी मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इस वाले पाथ में है, तो जब ये एनर्जी लूज करेगा तो फिर ये इस पाथ में आ जाएगा, फिर इस पाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि ये स्पाइरल पाथ ले लेगा और जब इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी तो ये न्यूक्लियस में ही कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, इट लॉसेस एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। दस व्हेन द इलेक्ट्रॉन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द अट्रैक्टिव फील्ड क्रिएटेड बाय द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज है और इट इज द नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो कि किसके बराबर होगा, कि जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो अगर ये हमारा एटम है, ठीक है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस को हम आर लेके चले, अगर इस पे ऊपर चार्ज जेड ई है और इसके ऊपर अगर चार्ज ई है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है जो कि बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के, ठीक है, जहां पर के क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट होता है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल एंड Q1 Q2 इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन
टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जो कि ये बोल रहा है, ठीक है। Attractive field created by the proton present in the nucleus. It must be emit radiation. As a result on this, the electrons should lose energy at every turn and more closer and closer to the nucleus as a spiral path. ठीक है, shown in the figure. So the ultimately result will be that it will fall into the nucleus. ठीक है, thereby making the atom unstable. ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है किसका, रदरफोर्ड मॉडल का, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी की, ठीक है। देखो ये क्या बोलता है कि दीज आर द एनर्जी रेडिएशन विच डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ये बोलती है कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लाइक विजुअल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड और इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है, इट इज जनरेटेड ड्यू टू द ऑसिलेटिंग ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड या फिर और इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो ये बोल रहा है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है, कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो सब के सब स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करते हैं। एंड दीज कंसिस्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवलिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो होती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते रहते हैं और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। जैसे अगर हम दिखाएं, देखो यहाँ पे ये जो रेड कलर्स दिखाई दे रहा है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये जो कलर्स दिखाई दे रहा है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवलिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देन दीज थ्री आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। आप इनके किसी भी दो के बीच का एंगल देखो तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात ये कि अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, मान लो कि अगर यहां पर दो मीडियम, इट इज द मीडियम 1, ठीक है, अगर ये मीडियम 1 है और इट इज द मीडियम 2, ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, देन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ठीक है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस, ठीक है। वेलोसिटी और वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी रिमेन सेम, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन सेम, ठीक है। मतलब अगर इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी v1 रही होगी, मान लो अगर इसका फ्रीक्वेंसी f1 रहा होगा और अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा 1 रहा होगा, तो जब ये इस मीडियम में गई ना तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो गई होगी, लेट v2, इसका वेवलेंथ भी चेंज हो गया होगा, लेट कॉल v2, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज नहीं हुई होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अभी भी f1 ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, अ वेव इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि पहला होता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है कि अगर ये तुम्हारी वेव है ना, तो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट क्रेट्स इज कॉल्ड द वेवलेंथ, ठीक है। आप चाहे इन दोनों बीच के डिस्टेंस की बात कर लो, ठीक है, ये आपका वेवलेंथ बता देगा, या फिर ठीक है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, पिकोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये हमारा बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के,
ठीक है। और अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करें तो ये बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। और अगर 1 पिकोमीटर की बात करेंगे तो ये बराबर होता है 10⁻12 मीटर के। ठीक है, ये कुछ कन्वर्जन है बेसिक जो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो ये क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव, ठीक है, विच पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, किसी एक पॉइंट से 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। ठीक है, इट इज द डिनोशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी क्या है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। और इट लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, इट इज द वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे देखो तो स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। और आपका वेवलेंथ किस में होता है, लेट अगर इसको आप मीटर में ले लोगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसकी यूनिट क्या होती है, 1/सेकंड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सेकंड इनवर्स। ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड बाय द वेव। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर सी। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, हमने बात किया था कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वह सब के सब स्पीड ऑफ द लाइट से ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और जो सी होगा ये बराबर होगा म्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें वेव नंबर की तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। जो आपका वेव नंबर होता है, देखो वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, और वेव नंबर क्या होता है, इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, 1/λ। ठीक है, 1/λ। तो अगर इसकी यूनिट की अगर हम बात कर लें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, अगर आपका वेवलेंथ मीटर में अगर हम लें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की तो इट इज डिफाइन द हाइट ऑफ द क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ द वेव। मतलब कि अगर आपकी ये वेव है, ठीक है, अगर ये वेव है तो इट इज द हाइट। ठीक है, ये हाइट जो होगी ये डिफाइन करती है इसके एम्पलीट्यूड को। ठीक है, ये जो हाइट है ये डिफाइन करती है इसके एम्पलीट्यूड को। ठीक है, और अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो द टाइम टेकन बाय वेव फॉर 1 कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड एंड इट इज द डिनोटेड बाय कैपिटल टी। और अगर टाइम की यूनिट की बात करें तो सबको पता है क्या होता है, सेकंड। ठीक है, इट इज द टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ द टाइम पीरियड। उसके बाद बात करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। तो मैक्स प्लैंक इन 1901 presented a new theory, ठीक है, which is known as the quantum theory of radiation. According to this theory, a hot body emit radiant energy not continuously but discontinuously in the form of the small packets of energy called quantum. ठीक है, the energy associated with each quantum is given by radiation is proportional to the frequency emitted by the radiation. ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, अगर आपके पास कोई एक बॉडी, अगर कोई एक हॉट बॉडी है तो ये क्या करेगी, ये रेडिएशन इमिट करती है। ठीक है, इट विल बी द इमिट द रेडिएशन। ठीक है, इट इमिट द radiant energy not contained but discontinued in the form of the small packet or energy are called quanta. The energy associated with each quantum of a given radiation proportional to the frequency of the emitted radiation. ठीक है, तो ये जो एनर्जी ये रेडिएट कर रही है, ठीक है, ये जो बॉडी है ये जो एनर्जी रेडिएट कर रही है, इट इज द एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट लगा देते हैं एच। ठीक है, क्या लगा देते हैं, एच। एच को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डिफाइन होता है एनर्जी रेडिएटेड। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर, ये तो क्या है, इट इज द एनर्जी रेडिएटेड बाई 1 फोटोन। ठीक है, 1 फोटोन। अगर एक फोटोन है तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, h इंटू म्यू के बराबर। बट इफ देयर आर n नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, n नंबर ऑफ
फोटोन। अगर यहाँ पर आपके पास n नंबर ऑफ फोटोन है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी बराबर हो जाएगी NH इंटू म्यू के। ठीक है, और आप म्यू क्या लिख सकते हो, म्यू को आप लिख सकते हो c बाई लैम्डा। ठीक है, वेयर c इज द स्पीड ऑफ द लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन। ठीक है, ये जो रेडिएशन इमिट कर रही है इसका वेवलेंथ क्या होगा, इट विल बी द लैम्डा, और इसकी स्पीड जो होगी वो तो स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर ही होने वाली है। ठीक है, और ये जो आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है h, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अच्छा। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी हमने एनर्जी को क्या लिखा है, एनर्जी को अगर हम लिखे h इंटू म्यू, ठीक है, और अगर आप म्यू को c इंटू लैम्डा लिख दो तो एनर्जी बराबर हो जाए किसके, h म्यू बाई सॉरी hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा के। ठीक है, अच्छा। अब देखो, अगर आपको मान लो h की वैल्यू हमने लिखी 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, और c आपकी जो वैल्यू होगी इट विल इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप HC के कंबाइन वैल्यू की बात करो ना, अगर आप HC के कंबाइन वैल्यू की बात करो तो ये होगा 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 और इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 1240, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। ठीक है, अगर आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखा है तो आप HC की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो 1240। ठीक है, और अगर आपका वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है तो आप इसको लिखोगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी होगी, ठीक है, जो आपकी एनर्जी होगी, मान लो आपने HC की वैल्यू पुट कर दिया 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, इसका मतलब जो आपका वेवलेंथ दिया गया था ये किसमें दिया गया था, नैनोमीटर में दिया गया था। ठीक है, तो यहां से आपकी जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, कितने में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपका वेवलेंथ कितना दे रखा है। ठीक है, तो मान लो अभी के लिए, तो मान लो कि अगर यहाँ पर x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी आई, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल के। ठीक है, तो अगर आपसे एनर्जी जूल में पूछा है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका जो होता है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू रेडिएशन, वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम एंड अदर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम। तो मुझे पता है जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर मैं लिख सकता हूँ, HC बाई लैम्डा की। ठीक है, तो HC तो क्या, इट विल द कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपसे सीधे रेशियो पूछ रखा है तो मैं यहां से ये बोल दूं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अगर मैं E1 अपॉन E2 की बात करूं, ठीक है, E1 अपॉन E2, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 के। ठीक है, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 के। लैम्डा 2 आपके पास कितना है, 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और लैम्डा 1 आपके पास कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो E1 अपॉन E2 का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के। ठीक है, दैट इज इंप्लाइज E2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ E1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये क्या बोल रहा है कि अ बल्ब इमिट लाइट, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द बल्ब रेटेड 150 वाट and 8% of the energy is emitted as the light. How many photon are emitted by the bulb per second? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एनर्जी इज emitted by बल्ब पर सेकेंड। ठीक है, बल्ब पर सेकेंड में कितना एनर्जी इमिट कर रहा होगा, बाई बल्ब पर सेकेंड। अगर हम 1 सेकेंड की बात करेंगे तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 150 वाट है तो 150 डिवाइड बाई 1। ठीक है, लेकिन 8% एनर्जी ही इमिट कर रही है लाइट की। ठीक है, मतलब कि इसका मैं क्या कर दूं, 8% कर दूं, तो एनर्जी इमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड कितना होगा, 150 वाट इंटू उसका 8%। ठीक है, तो ये कितना हो आपके पास हो जाएगा, 150 इंटू 8/100। ठीक है, इट इज द एनर्जी इमिटेड बाय द बल्ब, ठीक है, पर सेकेंड।
तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, यहां से अगर देखो तो ये 3 और ये 2 और ये 4, तो ये बराबर हो जाएगा 12 जूल पर सेकेंड। ठीक है, इतनी एनर्जी। अगर उसके बाद मैं बात करूं एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अगर मैं वन फोटोन की एनर्जी की बात करूंगा तो वन फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी, वन फोटोन की एनर्जी बराबर होगी hc बाई लैम्डा। ठीक है, hc बाई लैम्डा के, तो hc बाई लैम्डा के। और अगर आप n नंबर ऑफ फोटोन की बात करूं, यहाँ पूछ रहे हैं ना हाउ मेनी फोटोन आर इमिटेड, तो मान लेते हैं अगर m नंबर ऑफ फोटोन इमिट किए होंगे तो उसकी एनर्जी बराबर होगी nhc बाई लैम्डा की। और ये एनर्जी बराबर किसकी होगी, जो लाइट इमिट कर रही है, किसके बराबर, 12 जूल पर सेकंड के बराबर। ठीक है, 12 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो अब यहां पर देखो एन तो मुझे फाइंड आउट करना है, अगर वेवलेंथ मुझे दे रखा है एंगस्ट्रॉम में तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 12400। ठीक है, और डिवाइड बाय आपके पास कितना है 45,000। ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में था, इसको मैंने दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम, और ये मेरे पास है देखो एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से जो एनर्जी आ रही है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है। ठीक है, और इधर दे रखा है जूल पर सेकंड। तो यहां पर मैं क्या कर दूं, यहां पर अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी मेरा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ नॉट जूल। अगर मैं एनर्जी लिख रहा हूं तो ये जूल ही लिखो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, कौन से फोटोन, जो 1 सेकेंड में निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 जूल को अगर आप इसको बराबर कर दो तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट। अब बात करते हैं फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी होती है क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहां पर देखो लिखा गया द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, इट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, कितने एनर्जी ऑफ द लाइट इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, वो उसी पर डिपेंड करेगा द एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड। अगर आप एक बॉन्ड की जब भी बात करोगे ना, तो एक बॉन्ड के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड, वो होगी x डिवाइड बाई Na किलो जूल। क्योंकि देखो आप बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करते हो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, इट इज डिफाइन द बॉन्ड एनर्जी। तो अगर आप वन बॉन्ड की बात करोगे तो उसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बराबर होगी x बाई Na के, और आप इसको किसके बराबर कर दोगे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। ठीक है, और अगर आप बात करो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बराबर होगी x किलो जूल के। ठीक है, किसके बराबर होगी, x किलो जूल के। ठीक है, और देखो यहां पे लिखा है कि 1 फोटोन कैन ब्रेक ओनली 1 बॉन्ड। एक फोटोन केवल और केवल एक ही बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो यहां पर एग्जांपल है, तो ये क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ द रेडिएशन विच, ठीक है, वुड कॉज द फोटो डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इफ Cl बॉन्ड एनर्जी इज दिस। आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी, ठीक है, आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी, कितनी दे रखी है, x की वैल्यू आपको दे रखी है 243 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये देखो एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड है तो एनर्जी किसके बराबर होगी, x डिवाइड बाई Na की। और ये किसके बराबर होगी, एनर्जी इंसिडेंट बाय द लाइट, जो किसके बराबर होगी, hc बाई लैम्डा के। ठीक है, hc बाई लैम्डा के। तो यहां से अगर आप देखो तो x आपको दे रखा है 243, Na इज द एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और ये किलो जूल में है, तो आप इसको एक काम करो जूल में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, इक्वल टू वेवलेंथ आपको किसमें था, ठीक है, वेवलेंथ। ठीक है, अगर मान लो मैंने hc को लग दी 12400, तो आपको पता होना चाहिए यहां से जो वेवलेंथ निकलेगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है, तो यहां पर आप एक काम करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी तुम्हारा जूल में हो गया, और ये भी किस में हो गया, जूल में हो गया। ठीक है, तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते, आप यहां से वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लैम्डा, आप इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, बस याद रखना यहां से जो वेवलेंथ आने वाली है वो एंगस्ट्रॉम में आने वाली है, क्योंकि आपने 80 की वैल्यू कितनी रखी है, 12400। ठीक है,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, देखो ये क्या है, इट इज अ लाइट सोर्स। ठीक है, जहां जिससे क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। ठीक है, मतलब एक वेवलेंथ की यहाँ से लाइट आएंगी। और ये क्या है, इट इज द ट्रांसपेरेंट विंडो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट विंडो लगा हुआ जहां से ये लाइट क्या होगी, पास करेगी। और यहाँ से जिस वेवलेंथ की, मतलब जिस वेवलेंथ की लाइट की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, केवल और केवल उसी वेवलेंथ की लाइट को यहाँ से पास किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगा हुआ है जिसपे ये लाइट आकर के गिर रही है, और इस साइड एक मेटल प्लेट लगा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ पर बैटरी लगाई गई है, जो पॉजिटिव साइड है बैटरी का वो मेटल सरफेस से कनेक्टेड है। ठीक है, मेटल प्लेट से कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो कनेक्टेड तुम्हारे फोटो सेंसिटिव प्लेट से। ठीक है, फिर यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया है कि मुझे क्या वोल्टेज चाहिए। ठीक है, ये मतलब कि डिजायर्ड वोल्टेज, मतलब कितना वोल्टेज चाहिए, कितना डिजायर्ड है, उसके लिए लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक, ये अलग अलग वोल्टेज होते हैं। ठीक है, मुझे जो वोल्टेज चाहिए मैं इस दोनों वायर को उठा करके उन दोनों में प्लग कर दूंगा, तो मुझे वो वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये क्या लगा हुआ, इट विल द अमीटर, जो कि क्या करेगा, करंट को मीजर करेगा। ठीक है, मीजर करंट। ठीक है, और ये क्या करेगा, फॉर डिजायर्ड आउटपुट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, कितना मुझे वोल्टेज चाहिए वो यहां से हम ले सकते हैं। आउटपुट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नॉट आउटपुट लिखो, फॉर डिजायर्ड वोल्टेज। ठीक है, फॉर डिजायर्ड वोल्टेज, कि कितना वोल्ट डिफरेंस मुझे करना है, उतना मैं वोल्ट यहां से ले सकता हूं। ठीक है, तो देखो जब यहां से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब लाइट जब इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर गिरी, तो यहां से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना छोटे छोटे, ये क्या है, सब इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इमिट हुए, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो करंट फ्लो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इस पूरे सिस्टम में, ठीक है, ये जो बना हुआ है पूरा अरेंजमेंट, इसमें जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, अच्छा, और ये पूरा एक इवैक्यूएटेड ग्लास प्लेट है। ठीक है, जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट पूरा कराया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे अगर पहला इसके डिपेंडेंट की बात करें फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, तो ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किस इंटेंसिटी की लाइट यहां पर आके गिर रही है। दूसरा ये क्या डिपेंड किस पे करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फिर ये डिपेंड करती है वोल्टेज पे। ठीक है, वोल्टेज पे, ये जो वोल्टेज आप यहां से दे रहे हो, ठीक है, इस बैटरी के थ्रू आप जो वोल्टेज यहां पर दे रहे हो, उस पर भी डिपेंड करती है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो यहां पर कुछ ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूं, जो कि बनाया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में, तो जैसे जैसे देखो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो आप, ठीक है, जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक वोल्टेज के बाद क्या हुआ, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो गई, और ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट। ठीक है, और अगर आप इंटेंसिटी के साथ देखो, तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाओगे, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये रिवर्स वोल्टेज क्या है, यहां पर अभी हमने क्या किया था कि पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया था मेटल सरफेस से, और नेगेटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया था फोटो सेंसिटिव प्लेट से। अगर हम इसको चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें मेटल सरफेस को, और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें फोटो सेंसिटिव प्लेट को, ठीक है, अगर हम ऐसा अरेंजमेंट कर दें, तो उस केस में क्या होगा कि जब आप धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज तो करेगा, लेकिन ठीक है, अब ये आ गया अपने मैक्सिमम तक। अब अगर यहां से आप फिर से अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, तो अब क्या होगा, ये घटना स्टार्ट करेगा, और एट ए टाइम अगर आप इसको बढ़ाते ही गए, तो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और ये जिस वोल्टेज पर जीरो होती है, मान लो अगर इसको मैं बोलूं V0, तो इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, द मिनिमम वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है, फॉर विच सैचुरेशन करंट बिकम जीरो। ठीक है, रिवर्स में। ठीक है,
So it is the variation of the photoelectric current with voltage, intensity and the stopping potential. ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या बोल रहा है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन द एक्सपोज्ड ऑफ अ लाइट रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट वेवलेंथ। ठीक है, यहां से जिस वेवलेंथ की मुझे चाहिए मैं केवल और केवल उसी वेवलेंथ की लाइट को यहां से पास कराने वाला हूं। ठीक है, इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं ये सब, इसको हम क्या बोल देते हैं, फोटो। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम क्या बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या है, सेटअप है। ठीक है, कि यहां से हमने क्या किया, हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, जहां से हमने यहां से लाइट को, यहां से लाइट आ रही है इस सोर्स से, फिर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट विंडो लगा हुआ है। ठीक है, यहां से केवल और केवल अप्रोप्रिएट वेवलेंथ की ही लाइट को यहां से पास कराया जाता है। जब ये लाइट इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर पड़ती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और हमारे इलेक्ट्रॉन इस फोटो सेंसिटिव प्लेट से इमिट हुए और वो मूव करेंगे मेटल सरफेस की तरफ। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, अमीटर हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स लगा रखे हैं, ठीक है, फॉर द डिजायर्ड वोल्टेज, और इट इज द बैटरी। ठीक है, अच्छा देखो, अब ये क्या हुआ, एक वर्क फंक्शन आ थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक है, फाई इट इज द वर्क फंक्शन। ठीक है, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या बोलता है ना, मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ठीक है, मैं इसको अगर एक सिंपली रिप्रेजेंट करूं कि मान लो ये हमारा फोटो सेंसिटिव प्लेट था। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट आकर के गिरी। ठीक है, तो यहां पर ये लाइट आकर के गिरी, इससे कुछ एनर्जी होगी, लेट इज कॉल्ड द ई। ठीक है, ई एनर्जी मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होगी। तो ये जब यहां से गिरी तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की इमिट कर रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और ये वर्क फंक्शन क्या डिफाइन होता है इस फोटो सेंसिटिव प्लेट का। ठीक है, कि आपको अगर इस फोटो सेंसिटिव प्लेट का अगर कभी बोल दिया जाए कि वर्क फंक्शन है फाई, तो इसका मतलब ये है ना कि एटलीस्ट अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास, ठीक है, अगर इस लाइट के पास इतनी एनर्जी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाएगा। मतलब आपकी जो एनर्जी है लाइट की, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाई। या तो वो वर्क फंक्शन के बराबर हो या इससे ज्यादा हो फॉर इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ठीक है, फॉर इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अगर आपकी एनर्जी ऑफ द लाइट इंसिडेंट अगर ये वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट से कम है तो इस केस में नो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। ठीक है, इस केस में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी बराबर होती है एक तो वर्क फंक्शन फाई के, ठीक है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को वो दे रहा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इट इज डिफाइन द वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, तो इसको हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। ठीक है, इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट अगर गिर रही, सॉरी, ये जो रेडिएशन ऑफ द लाइट अगर गिर रही है, इसकी मिनिमम तो इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल प्लेट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करो, दैट विल बी द लैम्डा नॉट, द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस। ठीक है, द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस। इसका मतलब अगर इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट होना है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को इमिट होना है तो एक तो आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू वर्क फंक्शन की होनी चाहिए, और आपका जो वेवलेंथ होना चाहिए इस लाइट की, ठीक है, इसको म्यू नॉट मत बोलो, लाइट के वेवलेंथ को आप बोल दो म्यू, सॉरी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, म्यू। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना लाइट की, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, तभी आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाला है, ठीक है, इस मेटल सरफेस के प्लेट से। अगर ये कंडीशन को वो फुलफिल करेगा तो, ठीक है, इसका मतलब ये जो वर्क फंक्शन होता है फाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच म्यू नॉट, ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा नॉट, ठीक है, वेयर म्यू नॉट। उसके बाद हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। अभी हमने जो बात किया ना कि जितना एब्जॉर्ब एनर्जी मतलब यही, ये जो एनर्जी ये मेटल सरफेस एब्जॉर्ब कर रही है, ये एनर्जी अगर ई है, ठीक है, और अगर इसका इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन अगर फाई है, ठीक है, तो ये जो एनर्जी होगी ये यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने कुछ काइनेटिक एनर्जी भी देगी और ये इस काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इंसिडेंट एनर्जी है, जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, ये किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, इट इज द इक्वेशन, ठीक है, इट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहां से अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करो तो यहां से आपके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इंसिडेंट एनर्जी और माइनस वर्क फंक्शन फाई, ठीक है। अच्छा, अगर इसका फ्रीक्वेंसी म्यू है और अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा है इस लाइट की जो इंसिडेंट हो रही है, तो मैं के ई मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी इज द एच म्यू जो कि इंसिडेंट हो रही है माइनस वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट, ठीक है। तो यहां पर वही लिखा गया एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, और अगर आप म्यू को सी बाई लैम्डा लिख दो और म्यू नॉट को सी बाई लैम्डा नॉट, तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ठीक है, वेयर म्यू नॉट एंड द लैम्डा नॉट, ठीक है, आर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर ग्राफ की बात करूं, प्लॉटेड बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो यहां से देखो तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है, ठीक है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है, जिसका इंटरसेप्ट कितना है, माइनस एच म्यू नॉट। इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट कितना है, माइनस का एच म्यू नॉट, और इसका स्लोप कितना है, h के बराबर, तो इट विल बी द इंटरसेप्ट, ठीक है, जो किसके बराबर है, एच म्यू नॉट के, ठीक है, माइनस एच म्यू नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसका ये जो स्लोप है, ठीक है, जो स्लोप है वो किसके बराबर है, वो बराबर है प्लैंक कांस्टेंट एच की, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उसकी जो इंटरसेप्ट होता है वो माइनस एच म्यू नॉट होता है और उसकी जो स्लोप होती है वो एच के बराबर होती है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो ठीक है, तो हम बात कर चुके थे स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो वही ये बोल रहा है कि द मिनिमम पोटेंशियल एट विच द प्लेट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर आप V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये लिखा गया है, तो ये इक्वेशन होती है EV नॉट इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। तो ये आती कहाँ है, इट इज द EV नॉट क्या है, इट इज द वर्क डन बाई द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, वर्क डन बाई अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, वर्क डन बाई द अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बाय द वे ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि EV नॉट इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ई से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, एच म्यू डिवाइड बाई ई और माइनस का एच म्यू नॉट डिवाइड बाई, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड द फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है, तो यहां पर देखो फिर से अगर मैं बात करूं, इट इज द ग्राफ लाइक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर से यहां पर अगर आप देखो तो इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, कितना है, माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है, इट इज द नेगेटिव इंटरसेप्ट माइनस एच म्यू नॉट डिवाइड बाई ई, एंड द स्लोप, फिर से अगर आप इसके स्लोप की बात करें, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और किसके बराबर है, एच बाई ई के, ठीक है। इट इज द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। सबसे पहला कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो ना, आपकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने ग्राफ बनाया, सॉरी इक्वेशन लिखा था, तो ये किसके बराबर था, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट की। ठीक है, तो ये तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है कि मेटल सरफेस से हमने बनाया तो उसका हमने फिक्स कर दिया, इसका वर्क फंक्शन इतना है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, वही ये बोल रहा है। मोर इवर इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, आपकी देखो रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, वो इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आप एक ग्राफ प्लॉट कर दो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, इट रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लाइट जैसे इंसिडेंट करेगा मेटल सरफेस को, तुरंत आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा, उनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं रहेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना है तो आपका जो इंसिडेंट एनर्जी है, इट्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, एंड द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है, इमिट होने वाला है। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर एग्जांपल दे रखा है, ये क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल, ठीक है, व्हेन इट इरेडिएटेड विथ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। ठीक है, मतलब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है म्यू, वो आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और आपको काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसने आपको दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻20 जूल। और आपसे पूछ क्या रहा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल दैट विल बी द म्यू नॉट। ठीक है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। तो हमने अभी देखा कि जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है के ई मैक्स, वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के। ठीक है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के, तो ये आपको दे रखा है 6.63 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, और अगर आप एच को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा म्यू माइनस का म्यू नॉट। ठीक है, म्यू माइनस का म्यू नॉट। अब एच की वैल्यू हमने भी देखा था, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62, ठीक है, इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो ये कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻20 और डिवाइड बाई 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, इक्वल टू आपके पास हो जाएगा म्यू माइनस म्यू। तो ये किसके बराबर हो गया 10⁻14 इक्वल टू म्यू माइनस म्यू नॉट। तो यहां से अगर आप म्यू नॉट की बात करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 10⁻⁻14। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 टू सॉरी -14 नहीं +14, 1 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, इल्यूमिनेट्स अ मेटल एंड इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मतलब ये आपका कोई मेटल प्लेट है, यहाँ पर क्या होगी एक लैम्डा वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हुई और इसने जिस इलेक्ट्रॉन को इमिट किया उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर आके इंसिडेंट की, ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अगर मैं इस मेटल के वर्क फंक्शन को बोल दूं फाई, तो मैं ये लिख सकता हूं कि Hc बाई लैम्डा इट इज द इंसिडेंट एनर्जी, ये बराबर होगी वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि एक दूसरी वेवलेंथ आई लैम्डा बाई 3 की, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3Hc बाई लैम्डा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि मेटल प्लेट सेम ही है तो वर्क फंक्शन तो सेम ही होने वाला है फाई। ठीक है, और इस बार जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। यहां से अगर आप देखो तो Hc बाई लैम्डा को अगर मैं 5 + 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3 5
और प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से वो कितना हो जाएगा 2 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपका वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस कितना आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं बोर मॉडल की, ठीक है। देखो ये क्या बोलता है कि अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन हो गया, He+ हो गया, ठीक है, He2+ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, सॉरी He2+ नहीं, Li2+, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज दैट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही वैलिड होगा आपका बोर मॉडल, ठीक है। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट हैं ऑन विच बोर मॉडल इज बेस्ड आर द फॉलोइंग। क्या क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले बोल रहा है कि द एटम हैज अ न्यूक्लियस, ठीक है, वेयर ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, ठीक है। आपका पास एक एटम होता है, हमने ये देखा था जब रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यही बोल रहा था कि एटम का ज्यादातर पार्ट खाली होता है, वैकेंट होता है, और उसके बिल्कुल सेंटर्ड पे आपका न्यूक्लियस होता है जो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस न्यूक्लियस में ये क्या प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन इट विल द रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेगा घूमेगा, ठीक है। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, ठीक है, जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन को एक ऐसा होगा सर्कुलर हो। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। अगर हम इस फोर्स को बोले कि Fe, ठीक है, Fe इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर इस पे चार्ज को जेड ही बोले और इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज ई है तो मैं इसको लिख दे रहा हूं जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज आर, ठीक है, इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि इसके बराबर होगा mv² बाई आर के, ठीक है। अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की अगर उसको आप v ले लो, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दिस शुड बी द इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई आर, ठीक है। तो आपका k ZE स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर ये किसके बराबर होगा mv² बाई आर, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है। ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट, ठीक है, हुज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है mvr, ठीक है, mvr इज द एंगुलर मोमेंटम, r इज द ये जो रेडियस है ना जिस रेडियस में ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इट इज द रेडियस, ठीक है, जो कितना है r के बराबर है, ठीक है। और अगर इसकी वेलोसिटी v है और अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को m बोल दो, जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा जिस सर्कुलर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है अगर उसकी रेडियस r है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, ठीक है। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है, ये क्या होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h डिवाइड बाई 2π, ठीक है, जहां पर n क्या है n आपका नंबर ऑफ सेल है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा तो ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट है न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस सर्कुलर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। एंड एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, वही मतलब है कि इंटीग्रल मल्टीपल, एंड द स्पेसिफाइड द सर्कुलर ऑर्बिट आर क्वांटाइज्ड आर नोन एज द स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या मतलब है, देखो बाय द टाइम द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एनी वन ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इट मींस डज नॉट लूज एनर्जी सच ए स्टेट कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये होता है ना अगर आपका इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा, ठीक है, इट डज नॉट लूज एनर्जी, और ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट, ठीक है। इन द ग्राउंड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम,
ठीक है, हेंस इट इज ए मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, एनर्जी मिनिमम होगी तो आपका जो स्टेट होगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो ग्राउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी मिनिमम, हेंस इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, द ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियस, मोर विल द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। मतलब अभी क्या है, देखो ये अगर आपके पास ये एनर्जी स्टेट है, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं E1, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं E2 और अगर मैं इसको बोलूं E3, ठीक है, तो जैसे जैसे यहां पर आप ऊपर चलते जा रहे हो, ठीक है, ये बोल रहा है कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक स्टेट की एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, द ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, आपका ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितने ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, मोर सेल विद एनर्जी एसोसिएटेड, उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब उतना ज्यादा स्टेट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, न्यूक्लियस से। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे बना दिया स्टेट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर ये आपके पास न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ ये आपके क्या है, ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे ना, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, द ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे आप इस न्यूक्लियस से दूर चलते जाओगे, मोर सेल विद एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, उस ऑर्बिट की एनर्जी उतना ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, वही ये बोल रहा है। अच्छा, फिर कह रहा है कि द इमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन कैन अकर वनली एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। ठीक है, मान लो कि आपका, अगर आपके पास ये एनर्जी स्टेट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एनर्जी स्टेट बनाऊं, ठीक है, इट इज द E1, ठीक है, इसको आप ग्राउंड स्टेट बोलते हो, इट विल बी द E2, और ये आपका E3 है, और ये आपका क्या है, E4। ठीक है, तो मान लो कि ये क्या बोल रहा है, डेल्टा E इक्वल टू E हाई माइनस 0। मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट से अगर ये ग्राउंड स्टेट पर आया, मतलब चौथे एनर्जी सेल से अगर ये फर्स्ट एनर्जी सेल पर आ रहा है, ठीक है, तो द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन कैन ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ए स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, तो जी ये एनर्जी डिफरेंस होगा डेल्टा E। ठीक है, जैसे अगर मैं इस केस में लिखना चाहूं तो आप डेल्टा E क्या लिखोगे, डेल्टा E आप लिखोगे E4 माइनस E1। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा H इंटू म्यू के, क्योंकि ये जब इसने इमिट किया तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब ये जो, ये क्या, जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप किया तो इसने क्या किया होगा, कुछ रेडिएशन को इमिट किया होगा, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन को। ठीक है, अगर इसके फ्रीक्वेंसी को आप म्यू बोल रहे हो तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E, ये बराबर होगा H म्यू के। किसके बराबर होगा, H म्यू के। ठीक है, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द इनर टू आउटर ऑर्बिट, ठीक है, एंड इट इमिटेड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द आउटर टू इनर ऑर्बिट। ठीक है, मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन मान लो 1 से जा रहा है 3 पे, ठीक है, अगर 1 से जा रहा है 3 पे, तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब। ठीक है, और अगर वो बोल रहा है कि इट इज इमिटेड व्हेन इट मूव फ्रॉम द आउटर टू इनर, ठीक है, अगर ये हाई एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में जंप कर रहा है तो इस केस में आपके पास क्या होगी, एनर्जी इमिटेड। ठीक है, एनर्जी इमिटेड। ठीक है, और जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, H इंटू म्यू के। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को आपका इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं रेडियाई ऑफ वेरियस ऑर्बिट। ठीक है, तो जो रेडियस होती है ना, कि जिस रेडियस में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है, तो जो आपकी रेडियस होगी Rn, इट इज द रेडियस फॉर nth बोर ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस फॉर nth बोर ऑर्बिट। ठीक है, तो जो रेडियस होता है Rn, इट इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड।
ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड। फिर अगर आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है 2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी इन nth बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, ऑफ द ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी म्यू की, ठीक है, तो आपका म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब। आपको ये प्रोपोर्शनलिटी याद होना चाहिए, ठीक है, कि ये डिपेंड कैसे करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट और एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है, जो टी एन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, एन क्यूब डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पर एग्जांपल दे रखा है, ये क्या बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ द हाइड्रोजन बी एक्स। ठीक है, मतलब अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो, तो n इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू 1 है, और इसमें इसकी स्पीड उसने कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है x। तो आपसे कह रहा है देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। ठीक, अगर आप He प्लस की बात कर रहे हो और आप बात कर रहे हो सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2 की, और हीलियम है तो z इक्वल टू भी 2 ही हो। ठीक है, तो इस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। तो यहां से अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम, तो आप बोलोगे जेड डिवाइड बाई एन। ठीक है, जेड डिवाइड बाई एन ऑफ हाइड्रोजन एंड डिवाइड बाई जेड डिवाइड बाई एन अपॉन हीलियम। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ हीलियम आप सॉरी हाइड्रोजन आपको दे रखा है x और He प्लस का आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप जेड बाई एन देखो हाइड्रोजन के केस में कितना है 1/1। ठीक है, और यहां पर देखो तो जेड आपका 2 होगा, हीलियम है। ठीक है, और सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो n इक्वल टू भी 2 ही है। ठीक है, तो यहां से आपके पास वेलोसिटी ऑफ He प्लस भी कितना आ जाएगा, x के बराबर ही आ जाने वाला है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी। करा द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, n इक्वल टू 1 आप ले लो। ठीक है, तो रेडियस मुझे पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे हाइड्रोजन He प्लस, ठीक है, और Li2 प्लस, Li2 प्लस, तो n तो हर के केस में 1 है, तो 1 और इसका एटॉम z इक्वल टू 1, 1 इसका z होगा 2 और सॉरी इज 2, इट इज द रेशियो। ठीक है, और He2 प्लस है तो He2 प्लस का कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो या तो आप एलसीएम ले लो सबका, वहां से भी आप सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप ये देख लो अगर आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो उस केस में भी आ जाएगा 6:3:2। ठीक है, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो टोटल एनर्जी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई अगर हम उसके बोले तो इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि mv स्क्वायर बाई आर जो था वो किसके बराबर था, वो बराबर था के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अगर मैं mv स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो वही मैंने यहां पर पुट कर दी। ठीक है, तो यहां से जो मेरी एनर्जी आ गई वो आ जा रही है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। ठीक है, अगर आप यहाँ इसको ध्यान से देखो तो आपकी जो टोटल एनर्जी है इट विल माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 आर। ठीक है, ये देखो किसके बराबर है, इट विल द इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी आपका है माइनस के जेड डी स्क्वायर बाई 2, अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल एनर्जी बन जाएगी, और आगे पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड डी स्क्वायर बाई आर, अगर आप इसमें इंटू का 1/2 कर दो तो ये फिर से क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो अगर आप यहाँ पे आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, आर की वैल्यू हमने निकाला था ना, क्या आया था यहाँ पर देखो आर इक्वल कितना आया था एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड डी स्क्वायर। ठीक है, इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, अगर आप r की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा
ठीक है। और अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए बात करोगे तो Z इक्वल टू 1 पुट कर दो तो E इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर K स्क्वायर Me⁴ डिवाइड बाई N स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है, ठीक है, पाई हो गया, K हो गया, M हो गया, E हो गया और H हो गया, आप इनको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ से आपकी जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी -21.79 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई N स्क्वायर, इतना जूल पर एटम। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो जो एनर्जी होती है ऑफ द nth बोर ऑर्बिट वो बराबर होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये बराबर होता है अप्रोक्सीमेट 96 किलो जूल पर मोल के। ठीक है। तो अगर आपके पास nth ऑर्बिट की एनर्जी ये आ गई तो अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की आप बात करोगे तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द nth सेल। इसका मतलब जो nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ n 1 2 3 4 एटसेट्रा द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस एनर्जी सेल इन हाइड्रोजन एटम कैन बी द कैलकुलेटेड। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये आपके पास अलग अलग एनर्जी सेल है। ठीक है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, 3 4 5 6 और यहाँ पर डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जो n इक्वल टू 1 है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। ठीक है। और ये जो n इक्वल टू 2 है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। उसी प्रकार इसको हम बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। और इसको आप क्या बोलोगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो अगर कभी ऐसा आ जाए ना कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, इसका मतलब वो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है। ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4। ठीक है। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 3 और ऐसे चलता जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इनके एनर्जी की बात करो तो n इक्वल टू 1 पे अगर आप एनर्जी की बात करो, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, तो अभी हमने देखा जो एनर्जी थी En वो किसके बराबर थी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करो, अगर हाइड्रोजन है तो z इक्वल टू तो 1 ही है। अगर आपने n इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो फर्स्ट सेल मतलब कि ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 की जो एनर्जी आएगी वो आपके पास आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। फिर अगर आप n इक्वल 2 पर जाओगे तो आप फोर्स इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है। तो सेकंड की एनर्जी हो जाएगी इतनी, फिर थर्ड की इतनी। देखो ये कुछ एनर्जी सेल है जिनकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए डायरेक्ट। ठीक है। ऐसे अगर n इक्वल टू 1 है तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 है तो -3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 3 है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 4 है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 5 है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। एटलीस्ट 5 तक तो आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ एनर्जी डिफरेंस। जैसे अगर मैं इन दोनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस तो अप्रोक्सीमेट अगर आप देखो तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। किसके, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और अगर आप इन दोनों एनर्जी सेल के बीच की डिफरेंस की बात करो, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2, तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद अगर मैं n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 1 के बीच के एनर्जी डिफरेंस की बात करूं तो यहां पर आपके पास एनर्जी डिफरेंस होता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये कुछ है, जैसे n इक्वल टू और n इक्वल टू 1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 3 और 2 के बीच में, 3 और 1 के बीच में, ये कुछ कॉमन वैल्यू है। ठीक है। जो बहुत ज्यादा यूज होती है तो आप इनको याद रखना। ठीक है। एक तो ये जितना मैंने लिखा है, ठीक है, कि n इक्वल टू 1 है तो आपकी एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन एटम के लिए, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। फिर आपको पता होना चाहिए एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 4। इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है E4 से कहां पे, E1 में। तो ये आपका एनर्जी डिफरेंस आएगा जो कि आप बराबर कर दोगे hc/लैम्डा के, या फिर किसके बराबर, h म्यू के बराबर कर दोगे। बाय द वे, तो अगर आपको देखो अगर इनका एनर्जी पता है ना E4 और E1 तो आप सीधे पुट कर दोगे। अगर हाइड्रोजन एटम है तो -0.85 माइनस ऑफ
-13.6 और उसको बराबर कर दोगे एच सी बाई लैम्डा या फिर एच म्यू के बराबर कर दोगे, तो आप उस रेडिएशन का वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो, जो बोर मॉडल में बोल रहा था कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते चले जाते थे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता चला था, तो हम बोलते थे कि एनर्जी बढ़ती जा रही है ऑर्बिट में। अगर एनर्जी बढ़ती जा रही है तो अनस्टेबिलिटी की तरफ चलता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जितनी कम एनर्जी होगी स्टेट आपको उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर भी अगर आप देखो, अगर आपका एन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, तो अगर आपका नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीजेस, तो आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है ना, देखो डिक्रीज कर रही है ड्यू टू नेगेटिव साइन। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव साइन। मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, साइन के साथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते जा रहे हो, आपकी एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, द एनर्जी ऑफ द सेल इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला कि डेल्टा ई जो होगा वो बराबर होगा एच सी बाई लैम्डा या फिर एच म्यू के बराबर। ठीक है, ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, एनर्जी थी ई एन इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पर हाइड्रोजन था, तो हमने कहा अगर हाइड्रोजन है तो जेड इक्वल टू तो 1 है। लेकिन अगर कोई दूसरा आ गया, अगर आपके पास एच ई प्लस आ गया, अगर आपके पास Li2+ आ गया, तो इसके लिए जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली, ठीक है, कुछ नहीं करना, यहां पर आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, आप सिंपली क्या कर दो, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जेड स्क्वायर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर। तो अब यहां पर एनर्जी डिफरेंस कितना था, अभी यहां पर एनर्जी डिफरेंस था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितना हो जाएगा, इंटू आप जेड स्क्वायर और कर दो। यहां पर एनर्जी डिफरेंस कितना था, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप क्या करो, इंटू जेड स्क्वायर आप और कर दो। उसी प्रकार n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना था, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस था 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप क्या कर दो, इंटू का जेड स्क्वायर कर दो। ठीक है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर एग्जांपल दे रखा है, ये क्या बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ, तो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2, और हाइड्रोजन है तो इसका मतलब z इक्वल कितना है, 1। ठीक है, तो अगर मैं इसके एनर्जी की बात करूंगा ई एन, ठीक है, तो मैं कितना लिखूंगा, -13.6, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मतलब ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ रहे हैं किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस, इसका मतलब इसके लिए n इक्वल टू 4 है और इसके लिए z इक्वल कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी होगी -13.6 इंटू, ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई एन स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, देख लेते हैं इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। इसकी एनर्जी है -13.6 इंटू 1/4। तो यहां पर भी अगर आप देखो तो ये -13.6 इंटू 4/16 ही तो आ रहा है ना, और इक्वल टू -13.6 इंटू 1/4। तो यहां से अगर आप देखो तो ये 4 और 4, तो इट विल बी द इक्वल, नहीं यहाँ भी -13.6 इंटू 1/4 आ रहा है, और इस साइड भी आपका -13.6 इंटू 1/4 आ रहा है, मतलब आपका पहला ऑप्शन ही सही निकल गया। ठीक है, आप बाकी ऑप्शन के लिए चेक कर सकते हो बाय द वे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 2। तो अगर अभी आप n इक्वल टू 1 पर हो, ठीक है, और ये क्या है, n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, तो मुझे पता है इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना था, दैट इज द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम अंडरगो ट्रांजिशन इन सच अ वे दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम x टू x/4। ठीक है, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, तो मुझे क्या पता है कि जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब कि मैं ये भी लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी माइनस टाइम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2।
ठीक है। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी x है, x टू x/4 जा रहा है, इसका मतलब आपका अगर पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करो तो वो कहां से कहां मूव करने वाला है, -2x से -x/2। ठीक है, आप काइनेटिक एनर्जी अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और आगे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी। ठीक है, तो अगर आप इनके चेंज की बात करोगे डेल्टा पी ई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना हो जाएगा आपका -x/2 और -2x। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये -x/2 और +2x, तो ये आपका हो जाएगा +3x/2। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। देखो ये क्या बोल रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फ्रॉम कैटायन, दैट इज टू टेक द इलेक्ट्रॉन इन द इनफाइनिटी, इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब n इक्वल टू 1 ग्राउंड से स्टेट से n इक्वल टू इन्फिनिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन को भेजने में, ठीक है, जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है, ठीक है, टेक द इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो वही लिखा, आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ई इन्फिनिटी माइनस सी ग्राउंड। तो आपकी इन्फिनिटी सेल की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0। ठीक है, वो हमने देखा तो किसके बराबर हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू Z² डिवाइड बाई n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अभी हमने ये देख ही लिया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितना होता है, 96 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा, यहां से अगर आप देखो तो क्या आपको पता चल रहा है कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² बाई n²। ठीक है, Z² बाई n²। तो अगर आप हाइड्रोजन के लिए बात करोगे तो Z इक्वल टू आपके पास 1 होगा, n इक्वल टू भी आपके पास 1 होगा अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ग्राउंड स्टेट की बात करो, क्योंकि आप n इक्वल टू 1 से ही कराने वाले। ठीक है, तो इस केस में अगर आप हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो इट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1। ठीक है, 1 इट इज द, मतलब 1 इन द सेंस की आयनाइजेशन एनर्जी आप अगर आप हाइड्रोजन की बात करोगे तो वो बराबर होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो अगर आपको हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी तो पता है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर आपको किसी दूसरे का चाहिए तो आप सीधे इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे यहां से भी जा सकते हो। ठीक है, वहां से फाइंड आउट कर सकते हो Z² डिवाइड बाई n² से। ठीक है, जैसे यहां पर देखो कह रहा है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द He+ एंड Li2+। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ की बात करूं तो मैं सीधे लिख सकता हूं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम उसने मुझे दे ही रखा है, इनटू Z², मतलब कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई, अगर मुझे n की वैल्यू नहीं दे रखी है तो यू टेक 1। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही होता है n इक्वल टू 1 से आप इन्फिनिटी पर सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो यहां से आप इसकी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर उसी प्रकार अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+ आयन, Li2+, तो ये कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। अब उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी। ठीक है, बोर थ्योरी के लिमिटेशन क्या थे, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ठीक है, फिर इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू द ग्रुप ऑफ द फाइनल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक Zeeman इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, एंड द बोर थ्योरी इज नॉट एग्रीमेंट विद द आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देते हैं। ठीक है, ये जो लिखा गया ना, Zeeman इफेक्ट एंड द स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। आपकी स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों कर जाती है, बाय अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और दूसरी बात कि आपकी जो बोर थ्योरी है इज नॉट इन एग्रीमेंट विद आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो बस आप ये जानो कि ये लिमिटेशंस थे बोर थ्योरी के, कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन spectral lines into a group of final lines under the influence of the magnetic field, that is the Zeeman effect हम उसको बोलते हैं, और and the electric field इसको हम बोलते हैं Stark effect, and the Bohr theory is not in agreement with Heisenberg uncertainty principle। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि स्पेक्ट्रम इज द इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड
on a screen when the radiation of particular wavelength are analyzed through a prism. ठीक है, आर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इट इज ब्रॉडली आर टू टाइप्स. मतलब कि अगर आपके पास प्रिज्म है, ठीक, अगर आपके पास प्रिज्म है और अगर आप प्रिज्म से आप एक लाइट को पास कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने एक व्हाइट लाइट को पास किया तो ये यहाँ से स्कैटर होगा. ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ द लाइन में क्या करेगा, स्कैटर कर जाएगा. ठीक है, तो वही ये बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम इज द इमर्जन प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्क्रीन व्हेन रेडिएशन ऑफ अ पार्टिकुलर वेवलेंथ आर एनालाइज्ड थ्रू अ प्रिज्म इन द डिफरेंट ग्रेटिंग. इट इज ब्रॉडली आर टू टाइप्स. ठीक है, वन इज इमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है. ठीक है, ठीक है, इट इज ब्रॉडली टू टाइप्स, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो अगर हम बात करें इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है, ठीक है, तो देखो यहां पर जानने से पहले एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपके पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, इट इज द लाइट सोर्स. ये आपके पास क्या है, अगर एक लाइट सोर्स है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, इट इज द लाइट सोर्स. ठीक है, ये आपके पास क्या है, लाइट सोर्स है. अगर आपने इस लाइट सोर्स से आपने लाइट को, ठीक है, इट इज लाइट सोर्स से यहां से लाइट निकल रही है, इट इज द लाइट. ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर एक एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन रख दिया. ठीक है, ये क्या है, इट इज द एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन. ठीक है, जब इस लाइट इस एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन से पास करेगी, इट इज द एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन, एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन. तो जब ये लाइट इस एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन से पास करेगी तो होगा क्या कि इट एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, इट एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट. ये क्या करेगी, कुछ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी. फिर ठीक है, फिर यहां से लाइट निकली. अब आप एक काम करो, आप यहां पर एक प्रिज्म लगा दो. ठीक है, अगर आपने यहां पर एक प्रिज्म लगा दिया तो होगा क्या, ये लाइट यहां पर स्कैटर्ड करेगी इस प्रिज्म में. ठीक है, यहाँ पे क्या करेगी, ये स्कैटर करने वाली है. ठीक है, फिर आगे आपने क्या लगा दिया, एक प्लेट लगा दिया. ठीक है, इट इज अ प्लेट. क्या, इट इज अ फोटोग्राफिक प्लेट. ठीक है, ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट. ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये लाइट यहां पर जाएगी इस फोटोग्राफिक प्लेट पे. ठीक है, क्योंकि यहां पर इस एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन ने कुछ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है. ठीक है, तो होगा क्या ना कि जिस वेवलेंथ ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है उसका क्या होगा कि यहां पर, ठीक है, इट अपीयर्स एज अ डार्क लाइन. ठीक है, इट अपीयर्स एज अ डार्क लाइन. ठीक है, ऑन कलर्ड बैकग्राउंड, ठीक है, क्योंकि जो वेवलेंथ की, जैसे मान लो कि ये लाइट है, ठीक है, मान लो अगर इस लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया था तो यहां पर क्या होगी, आपको डार्क लाइन दिखाई देगी. ठीक है, डार्क लाइन दिखाई देगी. ठीक है, और ये क्या है, इट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ठीक है, एब्जॉर्प्शन. ठीक है, और अगर मैं बात करूं इमिशन स्पेक्ट्रा की, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रा, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास लाइट सोर्स है, इट इज द लाइट सोर्स. तो यहां पर हम क्या करेंगे, सीधे आप यहां पर प्रिज्म लगाना. ठीक है, अगर आपने यहां पर प्रिज्म लगा दिया, ये क्या है, प्रिज्म है. ठीक है, यहां पर भी ये क्या था, प्रिज्म था. तो होगी क्या, ये लाइट यहां पर जाएगी और ये फिर क्या होगी, स्कैटर्ड होगी. ठीक है, ये स्कैटर्ड होगी. फिर आप आगे क्या लगा दो, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दो. ठीक है, इट इज द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, ये आपका क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है. तो ये लाइट यहां पर जाएंगी. ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाई देगा, इट इज द ब्राइट लाइन. ठीक है, ब्राइट लाइन, या फिर आप बोल सकते हो कलर्ड लाइन. ठीक है, कुछ भी आप बोलो, कलर्ड लाइन. ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन का वेवलेंथ अपना अलग अलग होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका कलर होगा. ठीक है, कलर लाइन ऑन ब्लैक बैकग्राउंड. ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड. तो ये आपका होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा, जो कि यहां पर बोल रहा है. अगर आप देखो तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या बोला, इट गिव्स द डार्क लाइन ऑन द बैक ब्राइट बैकग्राउंड एंड इट्स गिव्स द ब्राइट लाइन
ठीक है, कलर्ड होगी ऑन द डार्क बैकग्राउंड. रेडिएशन फ्रॉम इमिटेड सोर्स आर एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द सबस्टेंस एंड द ट्रांसमिटेड रेडिएशन आर एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप एंड इट मे बी कंटिन्यूअस. ठीक है, इफ सोर्स इमिटेड व्हाइट लाइट एंड मे बी डिसकंटिन्यूअस इफ द सोर्स इमिट कलर्ड लाइट. ठीक है, दीज आर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस. अब देखो आपकी जो इमिशन स्पेक्ट्रा है ना, इमिशन स्पेक्ट्रा, ये क्या बोल रहा है कि इमिशन स्पेक्ट्रा में दो टाइप्स हैं. एक आपके पास है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और एक आपके पास है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर अभी यहां पर जो था ना, कहां गया, यहां पर जो लाइट सोर्स है, अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करूं, अगर ये व्हाइट लाइट सोर्स होगा, कैसा होगा, व्हाइट लाइट सोर्स होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये कंटिन्यूअस होगा. कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है अभी हम देखते हैं. अगर आप यहाँ पे कलर्ड लाइट को पास कराओ तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा. कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा. और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आप व्हाइट लाइट को ही पास कराते हो. ठीक है, और यहां पर आपको हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही मिलने वाला है. ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. ठीक है, बाय द वे, तो यहां पर वही बोल रहा था. ठीक है, यहां पर देखो कि दीज आर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एंड इट मे बी कंटिन्यूअस इफ सोर्स इमिट व्हाइट लाइट एंड इट मे बी डिसकंटिन्यूअस इफ द सोर्स इमिट द कलर्ड लाइट. ठीक है, अगर कलर लाइट इमिट कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस और व्हाइट लाइट को इमिट कर रहा है तो कंटिन्यूअस. ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम बात करें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की, तो इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन व्हाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, इट गेट रिजॉल्व इनटू द सेवरल कलर. ठीक है, इट गेट रिजॉल्व इनटू द सेवरल कलर. द स्पेक्ट्रा इज अ रेनबो ऑफ कलर. ठीक है, वायलेट मर्ज इनटू द ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन. इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में वी कैन नॉट ठीक है, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द लाइन्स. ठीक है, डिफ्रेंशिएट द कलर्ड लाइन्स, वो मर्ज हो जाती हैं एक दूसरे में. ठीक है, कलर्ड लाइन्स. ठीक है, जो कि यहां पर देखो बोल रहा है कि वायलेट मर्जेस इनटू द ब्लू एंड ब्लू इनटू द ग्रीन. तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन सी कलर की कौन सी लाइन है, वो एक दूसरे मर्ज हो जाते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में. तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द कलर्ड लाइन्स. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की, तो वी कैन डिफ्रेंशिएट. ठीक है, वी कैन डिफ्रेंशिएट. ठीक है, डिफ्रेंशिएट, यहां पर हम लाइंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो इफ अ रे लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म, a line spectrum is produced. ठीक है, this spectrum consists of a limited number of lines. ठीक है, each of which corresponding to a different wavelength of light. ठीक है, the line spectra of each element is unique and the hydrogen spectrum is example of the line spectrum or atomic spectrum. अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है? ठीक है, तो एटॉमिक कहने का मतलब ये है ना कि अगर आपका एटम होगा तो एटम गिव्स द लाइन स्पेक्ट्रा, और अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स गिव द बैंड स्पेक्ट्रा. ठीक है, ये याद रखना कि आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में भी दो हैं, एक तो है लाइन स्पेक्ट्रा और एक है बैंड स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो जो एटम्स होते हैं, एटम्स गिव्स द लाइन स्पेक्ट्रा एंड जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स गिव द बैंड स्पेक्ट्रा. ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें लाइन को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो, पहचान सकते हो. ठीक है,